झारखंड में हिंसा की फिराक में 400 नक्सली, बंगाल ओडिशा बॉर्डर पर नक्सलियों का पहाड़ पर कब्जा, फोर्स को ब्लास्ट कर उड़ाने का प्लान। वेस्ट बंगाल में बिहार के एसएचओ अश्विनी कुमार की पीट कर हत्या, हमले में कई पुलिसकर्मी हुए घायल, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी, सचिवालय के बाद बिजली विभाग के 10 इंजीनियर कोरोना संक्रमित, सीएमडी बोले मैसेज फोन के जरिए लोगों से जुड़े अफसर। महाराजगंज डॉक्टर की लापरवाही पड़ी मासूम पर भारी, नवजात को वारमार में रखकर भूल गए डॉक्टर, वारमार में सांस नहीं मिलने पर मासूम की मौत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। कोविड-19 की बढ़ती संख्या को देखते हुए आरजेडी कार्यालय में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध कर दिया गया है। इस विषय में आरजेडी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि नए कोविड गाइडलाइन के अनुसार कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, इसलिए इस वैश्विक महामारी में आरजेडी भी सरकार का सहयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति पार्टी दफ्तर में भीड़ नहीं जुटाएंगे। साथ ही उन्होंने सरकार की स्कूल बंद करवाकर परीक्षा लेने के निर्णय का विरोध किया। देखिए, कोविड के जो गाइडलाइंस हैं और सरकार ने भी जारी की है, भारत सरकार ने भी जारी की है, तो मेरा साफ मत है कि वैश्विक संक्रमण ये मानवता पर कहीं न कहीं खतरा है। पर ये बात ज़रूरी है, राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है, हित में निर्णय लिया है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं जो रूटीन वे में आते हैं वो सबके अल्टरनेटिव डे सुनिश्चित किए गए हैं, उसके हिसाब से आएंगे और अनावश्यक कोई भी भीड़ हमारे दफ्तर में नहीं होगी। बहुत ज़रूरी जिनको होगा तभी हमारे गेट खुलते हैं। कोविड के नियमों का मैं बिल्कुल कड़ाई से इसलिए पालन करना चाहता हूं, ये मानवता पर खतरा है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए आरजेडी कार्यालय में भी आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और सरकार का सहयोग किया जा रहा है। आरजेडी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा है कि नए कोविड गाइडलाइन के अनुसार कोई भी अब राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। सरकार को सहयोग आरजेडी भी करेगा। तो आपको बता दें कि आरजेडी कार्यालय में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। आरजेडी कार्यालय में अब आम लोग नहीं प्रवेश करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस विषय में आरजेडी प्रवक्ता ने जानकारी दी है, कहा है कि नए कोविड गाइडलाइन के अनुसार कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर पटना से, जहां बेउर जेल में विशेष जांच अभियान चलाया गया है। वार्ड के डिफॉल्ट टॉयलेट से मोबाइल समेत अज्ञात के खिलाफ बेउर थाने में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी की छानबीन पुलिस कर रही है। मामले में जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, बेउर जेल में विशेष जांच अभियान चलाया गया है। कई सामान बरामद हुए हैं। वार्ड के डिफॉल्ट टॉयलेट से मोबाइल सहित सामान बरामद किए गए हैं। अज्ञातों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की छानबीन में पुलिस जुट गई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार जुड़ गए हैं। अनिल, वार्ड के डिफॉल्ट टॉयलेट से मोबाइल समेत कई सामान बरामद हुए हैं। ये पूरा मामला बेउर जेल से सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी इसकी मिल रही है? अगर देखा
देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर बात करें हम, तो जिस तरह से बेऊर जेल में लगातार छापेमारी का दौर जारी है, इसी कड़ी में आज एक बार फिर से बेऊर जेल में के विभिन्न वार्डों में छापेमारी की गई है, जिसमें कि एक मोबाइल बरामद हुआ। अगर बात करें हम बीते दिनों की, तो बीते दिन भी जेल में छापेमारी हुई थी, जिसके दरमियान में जमीन में गाड़ के रखे गए 3 मोबाइल और एक चार्जर भी बरामद किया था और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद है। वहीं अगर आज की बात करें हम, तो देखा जाए तो एक मोबाइल और कई आपत्तिजनक सामान जो है वहां से बरामद हुआ था। ऐसे में कहीं ना कहीं जेल की कलई खुलती हुई नजर आ रही है। जेल अधीक्षक ने अपने नेतृत्व में ये छापेमारी की है और अगर बात करें हम, तो कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ये कार्रवाई जो है लगातार जेल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और उसी कड़ी में बेऊर जेल में ये छापेमारी आज देखने को मिली है। जी, अरे पुलिस प्रशासन की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी एक सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि बेऊर जेल में ये सभी सामान किस तरीके से अंदर पहुंचा। जी बिल्कुल, ये तो सोचने वाली बात है कि आखिरकार बेऊर जेल ऐसा सख्त आदर्श कारा माना जाता है, जो कि अगर बात करें हम तो सुरक्षा के व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये भारी चूक नजर आ रही है, जिसमें कि मोबाइल बरामद होना ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान पैदा करता है। वहीं अगर हम बात करें हम तो जेल आईजी के सख्त निर्देश है कि अब कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ पुलिसकर्मी जो है वहाँ मोबाइल का यूज नहीं कर सकता है। केवल अधीक्षक को ही ये अब आदेश दिया गया है कि वही मोबाइल केवल वो अंदर तक ले जा सकते हैं और वो यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो निकलकर सामने आई है, जहां पे बेऊर जेल में फिर से एक बार छापेमारी हुई है। जेल अधीक्षक के अंडर में छापेमारी है, जिसमें कि एक मोबाइल जो है वो वहां से बरामद हुआ और कई सामान भी वहां से बरामद किए गए। जी अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर की तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की पटना से, जहाँ पर बेऊर जेल में सामान बरामद किया गया है, मोबाइल सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि तमाम सख्ती के बावजूद भी ये सभी सामान बेऊर जेल में किस तरीके से पहुंचे। कोरोना की दूसरे स्ट्रेन से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। झारखंड भी इससे अब अछूता नहीं रहा। राज्य में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए सरकार ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल सबके मन में उठता है कि क्या कोरोना सिर्फ रात में ही फैल रहा है, क्योंकि राज्य की राजधानी रांची में दिन में लोगों के अंदर कोरोना का कोई भी डर दिखाई नहीं दे रहा। तो वहीं राजधानी रांची की सड़कों की दिन का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन ने। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला तो नहीं लिया, लेकिन कई चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है। सरकार के निर्णय के अनुसार 8 अप्रैल से कई चीज़ों में परिवर्तन किया गया है, यानी पार्क को बंद कर दिया गया है, जिम को बंद कर दिया गया है। जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो कोई भी व्यावसायिक दुकानें हो, उनको रात्रि 8 बजे से बंद करने का आदेश जारी किया गया है। धारा 144 भी लगाया गया है, यानी रात के 8 बजे के बाद 5 लोग इकट्ठे होकर नहीं घूम सकते हैं। तमाम चीज़ों का पालन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन दिन की स्थिति अगर आप देखें, हम आपको ये नज़ारा दिखाएंगे कि सुबह का स्थिति आप देखिए कि सुबह किस तरह से जो भीड़ है वो सड़कों पे दिखाई दे ही रही है, जो हुजूम है वो एक साथ नज़र आ ही रही है। तमाम तरह के जो गाइडलाइन है उसकी दिन में ज़बरदस्त तरीके से धज्जी उड़ाई जा रही है। कोरोना में जिस तरह से कहा जाता है, थोड़ा हम कैमरा सहयोगी कहेंगे पैन करके दिखाएं और जूम करके दिखाएं कि किस तरह से जो नियम है उसको नियम का फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो सोशल डिस्टेंस की बात कही जाती है, जो आम लोगों से दूरी करने की बात कही जा रही है। हालांकि मास्क का प्रयोग अब लगभग लोग करने लगे हैं, प्रशासन का डर हो या जो भी कारण हो, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि सोशल डिस्टेंस उसका पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के अनुसार समय सीमा तय की गई है, लेकिन उसके बाद का जो समय सीमा है, यानी रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का जो नियम लगाया गया है, उस नियम में तो तमाम चीज़ें का पालन किया ही जा रहा है। लेकिन उसके अलावा जो अगर आप बात करें, उसके अलावा किसी भी नियम का पालन आम लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। खासकर जो जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो सरकार चिंतित है। आम लोगों को सलाह दिया गया है कि आप इसका नियम का पालन करें, लेकिन कोई भी आप शॉप पे देखें दिन में या फिर सड़कों पे देखें, भीड़ की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। या आपको बता दें कि आंकड़ा जो कोरोना का है वो इस कदर तेज़ी से बढ़ रहा है कि लगातार जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है। और संख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बेडें थी अस्पताल की वो पूरा तमाम बेडें भर चुकी हैं।
स्थिति ये हो गई है कि अब कई अस्पतालों ने, खासकर जो सरकारी और प्राइवेट भी कई अस्पताल है, जिसने एडमिशन लेने से भी मना कर दिया है, क्योंकि संख्या जो थी वो संख्या भर चुकी है। अब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है लोगों से, और मुख्यमंत्री ने भी अपील की थी कि आप होम क्वारंटाइन हो, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है, और होम क्वारंटाइन हो के भी आप नियमों का पालन करके इसका बचाव कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो सिटी बसें आ रही हैं, चाहे शहर में सिटी बस चल रही है या फिर अन्य कोई जो सार्वजनिक वाहन चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, तमाम गाड़ियों में वैसे ही खचाखच भीड़ भरी हुई है, दुकानों में भी भरी हुई है। तो सरकार नियम का पालन तभी करवा पाएगी जब आम लोग इसके प्रति सजग होंगे। और आप देख सकते हैं कि जो नियम को लेकर जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसके अलावा के समय में उसी तरह से तमाम लोगों का आवागमन जारी है, भीड़ भड़का जारी है। तो अगर ऐसे ही जो रवैया है वो चलते रहा तो कोरोना पर जो विजय की बात होती है, कोरोना पर जो रफ्तार कम करने की बात हो रही है, उसको हम नहीं कर पाएंगे, और जो आंकड़ा है वो भी कम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में चाहिए कि आम लोग इसके प्रति सजग हो, और आम लोग इस आंकड़े को कम करने के लिए खुद ब खुद मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, और जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन दिया जा रहा है उस गाइडलाइन का पालन करें। तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं और कोरोना के रफ्तार को कम कर सकते हैं, और झारखंड में कम से कम ये आंकड़ा को कम कर सकते हैं। सहयोगी विशाल के साथ राजीव रंजन, VIP न्यूज, रांची। बिहार में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल को 7 बजे तक ही खोलने के आदेश है, तो वहीं अन्य व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है, जिसके बाद राजद व्यवसायियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए राज्यपाल और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मांग की गई है, जिसमें राजद के विधायक और सूबे के व्यवसायी के बड़े नेता रणविजय साहू ने बिहार सरकार से मांग करते हुए कहा कि लॉकडाउन से काफी परेशानी हुई है, तो वहीं इस बार भी आंशिक बंदी से व्यवसाय पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को नुकसान की भरपाई करने की जरूरत है। ऐसे कई हजारों लाखों की संख्या में बिहार में व्यापारी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, टीचर हैं, ट्यूटर हैं, जो छोटे छोटे विद्यालय खोले हुए हैं, शिशु विद्यालय हो, प्राइवेट स्कूल हो, उन सब के लिए पेट पर लात मारने वाली बात। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि आप इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में भी, इनके बच्चों के बारे में भी, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, उनके लिए भी विशेष तौर पर राहत पैकेज दे, ताकि वह जीवित रह सके। राज्य सरकार ने आउटकम बजट की अवधारणा को जमीन पर उतारने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इस कड़ी में कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने विभागीय समीक्षा बैठक की, जिसमें कार्य योजना बनाकर योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करने की बात कही। साथ ही कहा कि पुरानी योजनाओं का राज्यादेश मई में निकाल दिया जाएगा और नई योजनाओं की कैबिनेट से स्वीकृति की प्रक्रिया हर हाल में जून के पहले सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी। मंत्री बादल पत्रलेख ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में स्वीकार किया कि पिछला 7 चुनौतियों भरा रहा है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष योजनाओं को लेकर कतई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। एग्रीकल्चर विभाग में प्रक्षेत्र में कृषि, उद्यान, सॉयल कंजर्वेशन, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, इन सभी डायरेक्टर्स को जून 2021 तक व्यय हेतु डिफरेंस मंथ्स में एक्सपेंडिचर को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सभी स्कीम्स का सैंक्शंस ऑर्डर राज्यादेश मई के प्रथम सप्ताह तक निकलवाने का आदेश। मोकामा नगर परिषद सभापति कृष्ण बल्लभ सिंह अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे, तो वहीं सभापति के खिलाफ लाया गया अविश्वास का प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया और 28 वार्ड पार्षदों में महज 16 वार्ड पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लिया। इसके पहले मोकामा नगरपालिका कार्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हुई, जहां बहस में नाराज वार्ड पार्षदों ने विकास कार्य में एकरूपता नहीं रखने और पक्षपात करने के आरोप लगाए। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान की अपील भी की।
आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान की अपील की गई है। मोकामा नगर परिषद सभापति कृष्ण बल्लभ सिंह अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। 28 वार्ड पार्षदों में से 16 पार्षदों ने इसमें हिस्सा लिया। मोहम्मदपुर नरसिंहार के खिलाफ महागठबंधन ने मधुबनी जिले को बंद करने का आयोजन किया और विधायक भरत मंडल के नेतृत्व में जुलूस निकाला। तो वहीं मधेपुर बस स्टैंड के पास मुख्य सड़क पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जबकि मधुबनी जिले के झंझारपुर, खजौली, राजनगर, जयनगर, बेनीपट्टी समेत कई प्रखंड क्षेत्रों में महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जाम किया। बिहार सरकार ने बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए 30 अप्रैल तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बंद करने के फैसले लिए। पटना के ऐतिहासिक महावीर मंदिर में आम लोगों के लिए प्रवेश बंद कर दिया, लेकिन श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वहीं लोग कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने इस दौरान कहा कि चुनाव वाले राज्य में कोविड नहीं है, लेकिन बिहार में कोविड है। ये बड़ा ही हास्यास्पद दिखता है। सबसे बड़ी तो भाई जो प्रॉब्लम है वो ना है, इससे दिक्कत नहीं है। कबाड़ी बंद है, फिर भी भगवान आशीर्वाद जरूर देंगे। भगवान तो यहाँ बसते हैं ना। सरकार कोरोना के चलते बंद कर दिया है। हाँ, कोरोना के चलते काम कर दे, थोड़ा अपना काम कम कर दे। जनता को भीड़ लगवाना तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अपना काम तो रैली सरकार करवा लेता है, वो तो नहीं कम करता है। ये सही काम है ना कि बंद है तो कोई बात नहीं, पूजा में आस्था हाँ? कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, आस्था तो दिल से होता है, कबाड़ी से नहीं होता है। नहीं, दर्शन तो नहीं हो पाया। हम लोग गेट तक ही आए हैं, गेट पे ही पूजा पाठ अपना किया है। और दिल्ली से हम लोग आए थे और अभी जो है दर्शन तो मंदिर बंद है, लेकिन गेट पे ही हम लोगों ने अपना फूल प्रसाद वगैरह जो भी है यहाँ पे चढ़ा के जा रहे हैं भगवान। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए आदेश जारी किया गया, क्या करेंगे? कुछ आम हित में है? नहीं, जो गाइडलाइन गवर्नमेंट किया है उसका तो पालन सबको करना ही है और हम लोग भी कर रहे हैं और सबको भी करना चाहिए। राजधानी सहित पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। इस कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के फिजिकल आयोजन पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 25 से 30 अप्रैल के बीच होना है। प्रस्तावित इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू या केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को आमंत्रित करने की तैयारी हो रही है, लेकिन अब कोरोना संकट को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन इसके ऑनलाइन आयोजन पर विचार कर रहा है। इसके बारे में सोचेंगे जो हेड्स अगर रहेंगे। हालांकि पूर्व निर्धारित है 26 से लेकर के 30 तक में जो भी सुइटेबल डेट जिनको बुलाया जा रहा है वो लोग देंगे। इस तरह का हम लोग का विचार था, है ना। लेकिन कोरोना को देखते हुए उस तरह का बड़ा आयोजन के बारे में हम लोग को फिर से सोचना पड़ रहा है। इसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं, कन्वोकेशन की जहाँ तक बात है 1000 स्टूडेंट हैं और उसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात है 6-7 दिन के बाद, उसमें लगभग 6-7 हज़ार स्टूडेंट। तो आज की स्थिति में ऐसा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं, दीक्षांत समारोह पर भी कोरोना का ग्रहण पड़ता हुआ दिख रहा है। कोरोना महामारी की वजह से कार्यक्रम पर रोक लगाने की बात की जा रही है। 25 से 30 अप्रैल के बीच पहला दीक्षांत समारोह होना है, लेकिन अब कोरोना के संकट को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन इसके ऑनलाइन आयोजन पर विचार कर रहा है। लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह फिजिकल आयोजन पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए अब ऑनलाइन आयोजन पर विचार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन कोविड को लेकर सतर्क नजर आ रहा है।
राजधानी सहित पूरे झारखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी के चलते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में फिजिकल आयोजन पर अब रोक लगाती हुई दिख रही है और ऑनलाइन दीक्षांत समारोह की बात अब की जा रही है। विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 25 से 30 अप्रैल के बीच में आयोजित किया जाना था, लेकिन लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से सोच विचार किया जा रहा है। कार्यक्रम को ऑनलाइन आयोजन पर विचार किया जा रहा है। इस दौरान विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाना था। 25 से 30 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन होना था। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में या तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू या फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को आमंत्रित करने की तैयारी हो रही थी। औरंगाबाद के एक आर्मी जवान ने आपको बता दें कि थाने में पिटाई करने और गाली गलौज सहित अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल पूरा मामला ओबरा थाना क्षेत्र का है, जहां आर्मी जवान अपने ही चचेरे भाई के साथ लंबे समय जमीन विवाद चल रहा था, जिस दौरान ओबरा पुलिस को हस्तक्षेप करने की नौबत भी आ गई। पुलिस ने आर्मी जवान, उसकी पत्नी और बेटे को थाने लेकर पहुंची, जहां आर्मी जवान ने पुलिस पर पिटाई के आरोप लगाए। इस मामले पर पत्नी और बेटे स्थानीय सांसद सुशील कुमार सिंह से मदद की गुहार लगाने पहुंचे। सांसद ने पीड़ित पक्ष की कोई भी बात नहीं सुनी। ये बटन टूटा हुआ है सर, देखा जाए और देखिए दाग है, थाना प्रभारी मारा है, इसको देख सकते हैं खुलेआम। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। एक फौजी आदमी होकर के थाना प्रभारी को मारने की अधराइज कौन दिया? मैं न आतंकवादी था न उग्रवादी था, मैं पिता को काम कार्य के लिए आया था, उसमें मारा गया। कौन सा यह न्याय है? थाना को मैं सूचित किया था कि थाना यहाँ आए और मेरे को प्रोटेक्शन देकर के ले चले। मैंने इनकी समस्या के लिए अभी एसपी औरंगाबाद को भी कहा है कि इनके मामले को महाराजगंज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल घटना फरेंदा कोतवाली क्षेत्र की है, जहां जीवनदायिनी अस्पताल में डॉक्टर नवजात मासूम को वारमार जार में रखकर भूल गए, जिसके बाद वारमार जार में मासूम की जान चली गई। तो वहीं इस बात को डॉक्टर ने मासूम के परिजनों से छिपा कर रखा। डॉक्टरों ने परिजनों से कहा कि बच्ची की सेहत में सुधार न होने से बच्ची की मौत हो गई। सच्चाई पता चलने पर परिजनों ने अस्पताल के सामने हंगामा किया। साथ ही घटना की खबर मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों की शिकायत दर्ज कर प्रदर्शन को खत्म कराया। डरने की क्या बात है? ऐसी बात करते हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी लापरवाही डॉक्टरों की इस दौरान सामने आई है। एक डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली गई है। महाराजगंज से ये पूरी वारदात देखने को मिली, जहां पर फरेंदा कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जीवनदायिनी अस्पताल में डॉक्टर नवजात मासूम को जार में रखकर भूल गए और इस दौरान जब मासूम की मौत हो गई तो परिजनों से ही पूरी वारदात को डॉक्टरों ने छुपा कर रखा। लेकिन जब परिजनों को इस पूरे मामले की जानकारी लगी तो परिजनों के द्वारा हंगामा किया गया। साथ ही खबर मिलने पर पुलिस पहुंची और परिजनों की शिकायत दर्ज कर प्रदर्शन को खत्म कराया गया। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर देवगढ़ से आ रही है। टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर इस वक्त की देवगढ़ से। आपको बताते चले, अज्ञात अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारी। देवगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएसपी अपराधी संचालक को बेहद इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर किया गया है। बेहतर इलाज के लिए संचालक को रेफर किया गया है। थाना नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अज्ञात अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मार दी है। इस दौरान सीएसपी लूटने के लिए अपराधी आए थे और आपको बता दें कि बेहतर इलाज के लिए संचालक को दुर्गापुर रेफर किया गया है। नगर थाना क्षेत्र शिवराम झा चौक की पूरी घटना बताई जा रही है।
इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। देवघर से जो अज्ञात अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारी और संचालक को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। सीएसपी लूटने के लिए अपराधी आए थे। जानकारी बताई जा रही है कि संचालक को बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। देवघर से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। सीएसपी लूटने के लिए अपराधी पहुंचे थे। इसी दौरान सीएसपी संचालक को गोली लगी और संचालक को बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर किया गया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अमरनाथ पाठक संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है, सीएसपी लूटने जब अपराधी आए थे, गोलीबारी हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मैं आपको बताऊं कि सीएसपी लूटने के लिए जब अपराधी आए हुए थे, उस समय सीएसपी के संचालक अपने ग्राहक सेवा केंद्र में बैठे हुए थे और लोगों के पैसे का लेन देन कर रहे थे। उसी समय अपराधी अचानक पहुंचे और उनसे तुतु में की और गोली मार दिया। सीधे पैसा लूटने का प्रयास किया। हालांकि वो पैसा अब तक कितना लूट पाए हैं ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये मामले पुलिस पहुंच गई है और जांच कर रही है और यहाँ से सीधे बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां पर आपको बताया जा रहा है कि गोली फंसी हुई है, जिसके कारण बेहतर इलाज के लिए उनको दुर्गापुर यहाँ से रेफर कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? पुलिस से ग्राहक सेवा केंद्र में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और उसके बाद पुलिस अभी इस मामले को लेकर कार्रवाई करेगी। जी, स्थिति की अगर बात की जाए संचालक की, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी, मैं आपको बताऊं कि ग्राहक सेवा केंद्र के जो संचालक है उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है क्रिटिकल स्थिति है और उसको लेकर के उनके परिजनों में काफी उसको हम लोग कह सकते हैं कि आक्रोश है अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों के ऊपर स्थानीय प्रशासन पर और जो परिजन है उन लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस जो है यहाँ पर वो उनकी लचर व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था रहती तो आज गोलीबारी नहीं होती। जी, जिस दौरान ये पूरी वारदात हुई उस दौरान अगर बात किया जाए तो संचालक के साथ क्या और भी कोई लोग मौजूद थे? उस समय ग्राहक सेवा केंद्र में आपको बताऊं कि एक छोटे से दुकान में संचालित है और उस दुकान रूपी ग्राहक सेवा केंद्र जो है उसमें लगभग 4 से 5 लोग थे और उसी समय अचानक मेन रोड पर यह है शिवराम जहाँ चौक है घटना स्थल जहाँ पर हुआ है और काफी आने जाने वाला भीड़भाड़ वाला जगह है ये और वहां पर सीधे अपराधी मोटरसाइकिल से आए और आकर के एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठा रहा और दूसरा पहुंचा और पहुंच करके सीधे उसने गोली मार दी और पैसे लूटने का प्रयास किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो चीफ अमरनाथ पाठक हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।